Hello class 9th, welcome back to French Revolution. This is the second part of the chapter. First part में हमने क्या पढ़ा था? The background of French Revolution. Very good. इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? The outbreak of revolution. अरे वाह, आपको तो पहले से ही सब पता है. अब आएगा मजा आपको पढ़ाने का. आप फुल एनर्जी से आए हो. Let's start the outbreak of revolution. लुई 16 जो फ्रांस का राजा था, उसने लोगों पर बहुत जुल्म किए थे, टैक्स बढ़ा दिए थे. वो अकेले नहीं बढ़ा सकता था. स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी, उसके बाद डिसीजन होता था. तो लास्ट मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 1614 में कि टैक्स कैसे बढ़ाए जाएं. और जो लुई 16 टैक्स बढ़ा रहा था उसकी मीटिंग हुई थी 5 मई 1789 में, जहां पर स्टेट जनरल्स इकट्ठा हुए थे. तीनों स्टेट्स के मेंबर्स जो थे वो आए थे. फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, जबकि थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स थे, जो कि एक कोने में खड़े हुए थे. वो अपनी बहुत सारी मांगे लेके आए थे. नियर अबाउट 40,000 लेटर्स, 40,000 अक्षरों में वो अपनी डिमांड लेकर आए थे. लेकिन दोनों स्टेट्स ने उसकी एक ना चलने दी. तो क्या हुआ जानते हैं इनके वोटिंग सिस्टम के बारे में? तो वोटिंग सिस्टम से डिसाइड करते हैं. इन्होंने सोचा कि अब हम वोट डालेंगे, तो वहाँ का जो रूल था वोटिंग सिस्टम का, 1 स्टेट का 1 वोट. तो थर्ड स्टेट वाले नहीं चाहते थे कि इन दोनों स्टेट, अगर ये दोनों स्टेट मिल जाएंगी तो हम पर और भी ज़्यादा जुल्म होंगे. तो वो चाहते थे 1 स्टेट 1 वोट की जगह 1 मेंबर 1 वोट हो, ताकि हमारी भी मेजॉरिटी हो सके और हमें भी अपने हक मिल सके. तो लेकिन वो कहाँ चलने देते थे इनकी थर्ड स्टेट वालों की, तो वो एक नहीं सुनते थे. थर्ड स्टेट वाले उस मीटिंग से नाराज होकर भाग गए. तो वहाँ उनके फैसले से नाराज होकर वहाँ से भागने के बाद वो असेंबल हुए 20 जून 1789 को इंडोर टेनिस कोर्ट, जो कि वर्साइल में था. वर्साइल आपको याद है, ये राजा का एक बहुत बड़ा पैलेस था. यहाँ पर मीटिंग्स होती थी. इस असेंबली में उन्होंने अपने आप को गवर्नमेंट का एक हिस्सा समझना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस अब हम लिखेंगे, हमारी मर्जी चलेगी. तो 2 लीडर्स ने इनको सपोर्ट किया. उनके नेम थे मिराबियो और अबेसियास. मिराबियो और अबेसियास ने बोला तुम रेवोल्यूशन करो, हम तुम्हारा साथ देंगे. उन्होंने बहुत सारी स्पीचेस दी लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि अब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिखना है. नेशनल असेंबली ने एक ड्राफ्ट तैयार किया 1791 में, जिसका क्या ऑब्जेक्टिव था कि जो राजा की पावर है उसको कम से कम कर दिया जाए और फ्रांस को रिपब्लिक बनाया जाए. वहाँ पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 पार्ट्स में गवर्नमेंट को डिवाइड किया जाए. तो नेशनल असेंबली के लीडर्स कौन थे? Mirabeau and Abbé. अरे अबे मत कहो यार, वो लीडर थे अबेसियास. इसका पूरा नाम था अबेसियास. तो इनके क्या ऑब्जेक्टिव थे? इनके ऑब्जेक्टिव थे मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करके रिपब्लिक बनाया जाए फ्रांस को. और इसके बाद फिर यहाँ पर वोटिंग सिस्टम हुआ. इनका वोटिंग हुई गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, जिनमें 25 और 25 से ऊपर की एज के जो वहाँ पर पर्सन थे उनको वोटिंग का जो राइट मिला. और इसके तहत उनको क्या मिले राइट्स? राइट टू इक्वेलिटी, ओके, फ्रीडम टू स्पीच, कि वो अपने व्यूज़ भी लोगों के सामने रख सकें. चलिए बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट है हमारा फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक. लो जी, फ्रांस बन गया अब रिपब्लिक, जिसके लिए रेवोल्यूशन हुआ था. तो इसी बात पर एक लाइक हो जाए. कर दिया मैम. ओके, देन सब्सक्राइब. वो भी कर दिया मैम. अरे जिन्होंने नहीं किया उनको कर लेने दो. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब जो लुई 16 था उसने
नेशनल असेंबली के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर दिए, लेकिन अभी भी वो बाज नहीं आ रहा था। वो पर्शिया के राजा के साथ अभी भी सियासत रच रहा था। अभी भी उसको ये था कि मैं मोनार्की को वापस ले आऊं। तो इससे क्या हुआ, फ्रांस के साथ साथ जो दूसरे पड़ोसी देश थे उनको भी ये हो गया कि फ्रांस से मोटिवेशन लेकर कहीं हमारी प्रजा भी हम पर हमला ना कर दे। इससे पहले कि दूसरे देश पर्शिया और ऑस्ट्रिया जैसे देश कोई स्टेप उठाते, तो नेशनल असेंबली ने वही काम कर दिया जिनका उन्हें डर था। 1 अप्रैल 1792 में उन पर हमला कर दिया। युद्ध फिर से शुरू हो गया। किनका ये युद्ध था? कॉमन पीपल्स का किंग्स के साथ। तो युद्ध में वहां पर तब वीरता के गीत भी गाए जाते थे। तो वहां वीरता का गीत कौन सा गाया गया? मर्सिलेस। मर्सिलेस जिसको लिखा था रोज दे इसले ने। फर्स्ट टाइम ये सॉन्ग कब बोला गया? जब वॉलंटियर्स योद्धा जब लड़ने के लिए आ रहे थे मर्साइल से पेरिस की तरफ। अब मर्सिलेस जो है सॉन्ग वो नेशनल एंथम है फ्रांस का। जब वॉर फिर से स्टार्ट हो गया तो फ्रांस को इकोनॉमिक डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। लोगों ने वहां पर एक क्लब बना लिया जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब का नाम जैकोबिन नामक टेम्पल पर पड़ा था। एक रिलीजियस प्लेस था, प्लेस ऑफ वर्शिप। तो वुमेन्स ने भी इस क्लब में बहुत योगदान दिया। जैकोबिन क्लब के मेंबर मिडिल क्लास फैमिली के मेंबर थे और उनका लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉब्सफियर। जैकोबिन को सेंस क्लोटिस भी कहा जाता था। सेंस क्लोटिस जो थे, जो मैन थे वो रेड कलर की कैप पहनते थे, लेकिन वुमेन्स को रेड कैप पहनने का अधिकार नहीं था, क्योंकि जो रेड कैप थी वो लिबर्टी का साइन था और वुमेन्स को वो ये अधिकार नहीं देते थे। इसके बाद 1792 में जब फूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप हो गए तो पर्शियंस भी बहुत तंग थे गरीबी से। तो पर्शियंस ने और फ्रांस के लोगों ने मिलकर अगस्त 10 को पैलेस ऑफ टुलरीज, जहां पर अभी लुई 16 रहता था, वहां पर हमला कर दिया और उनको प्रिजन में कर दिया, पूरी फैमिली को। उसके बाद वहां पर कोई किंग नहीं था, तो फिर वहां पर वोट डले। वोट में 21 ईयर के लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था 25 ईयर्स था। वहाँ वेल्थ का भी मैटर था कि धनी है अगर वो तो वोट डाल सकता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई मैटर नहीं था, जो भी लोग 21 ईयर के थे तो वोट डाल सकते थे। उसके बाद जो एक नई असेंबली बनी वोटिंग सिस्टम के बाद, उसका नाम था कन्वेंशन। न्यू इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड कन्वेंशन। तो 21 सितंबर 1792 ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन क्या हुआ था? मोनार्की सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो गया था और फ्रांस रिपब्लिक बन गया था ऑन 21 सितंबर 1792। इसके बाद जनवरी 21, 1793 को राजा को फांसी चढ़ा दिया गया और उसकी रानी को भी साथ में फांसी की सजा दी गई पब्लिकली, मतलब कि सभी लोगों के सामने, फ्रांस के लोगों के सामने। नेक्स्ट है द रीजन ऑफ टेरर। डर वाला समय किसको बोला गया था? 1793 से लेकर 1794 तक। इस समय ना कोई पॉलिटिकल पार्टी थी, ना कोई क्लर्की था, ना कोई नोबेलिटी थी, तो ना ही कोई राजा था। यहाँ पर जो रेवोल्यूशनरी थे, जो आगे आए थे रेवोल्यूशन करने के लिए, वो लोगों को सजा देते थे अगर कोई गलत काम करता था। अगर किसी में गिल्टी पाई जाती थी, उनको सजा दी जाती थी जिसका नाम था गिलोटाइन। गिलोटाइन क्या था? गिलोटाइन एक पर्सन के नाम पर पड़ी थी सजा, जिसने इसका इन्वेंशन किया था, जिसने इसकी खोज की थी। ये 2 पोल्स के बीच में एक ब्लेड लगा देते थे जिससे व्यक्ति का गला काट देते थे। अब सरकार किसकी आ गई? जैकोबिन रॉब्सपियर की। डू यू रिमेम्बर द जैकोबिन रॉब्सपियर? Yes, ma'am. He was the leader of Jacobins Club.
यस, अब सरकार जैकोबिन की आ गई, तो उसने क्या किया, उसने इक्वेलिटी लाने की कोशिश की, उसने खाने पीने की चीज़ों में इक्वेलिटी लाई, पहनने की चीज़ों में इक्वेलिटी लाई, और जो वाइट ब्रेड बनते थे, वाइट फ्लोर से ब्रेड बनते थे नोबेलिटीज़ के लिए, अब वो भी कॉमन पीपल की तरह सिंपल ब्रेड खाने लग गए। और जो नोबेलिटी को सर और मैडम बोला जाता था, अब उनको भी सिटीजन बोला जाने लगा। और चर्चेस जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो भी बंद कर दिए गए। जल्दी ही जैकोबिन रॉबस्पियर से भी ये पावर ले ली गई। कोर्ट ने 1794 में इसे अरेस्ट करके गुलोटिन की सजा दे दी थी। इसके बाद जब जैकोबिन की गवर्नमेंट खत्म हो गई तो क्या हुआ, फिर इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में 2 काउंसिल्स चुनी गई, लेजिस्लेटिव की, और 5 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव के चुने गए। तो इनका पॉलिटिकल पार्ट्स जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो इनका आपस में झगड़ा हो जाता था। तो इसका फ़ायदा किसने उठाया, नेपोलियन बोनापार्टी ने। तो इन सब का क्या मोटिव था, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे कि लोगों में इक्वेलिटी लाई जाए, लोगों को फ्रीडम हो। तो इससे जो फ्रांस का रेवोल्यूशन था, इससे यूरोप को भी बहुत मोटिवेशन मिली। अगर आपको बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, बिकॉज इट मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।